नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारश और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश की आफत बगावत ही बगावत, क्योंकि आजम खान के बाद अब शहजील इस्लाम ने भी बगावत का इजहार कर दिया है। आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन शहजील इस्लाम से मिलने और उनके पेट्रोल पंप पर चले बुलडोजर पर मरहम लगाने गया था, लेकिन शहजील इस्लाम ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद सपा का डेलीगेशन बैरंग ही लौट आया। इससे पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, तब आजम खान ने मिलने से मना कर दिया था। और अब सवाल बड़ा है कि क्या सपा के मुस्लिम नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो गया है। आजम के बाद शहजील की बगावत, अखिलेश को दिखाई अदावत। बिना मिले लौटा सपा प्रतिनिधि मंडल, सियासत का नया दंगा। सपा नेताओं पर सरकारी एक्शन, बढ़ने लगी है अखिलेश की टेंशन। आजम खान की बगावत कम थी कि अब सपा विधायक शहजील इस्लाम ने भी बगावती तेवर दिखा दिए, कि शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चले बुलडोजर के बाद सपा का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को शहजील इस्लाम से मिलने बरेली उनके घर पहुंचा था, लेकिन शहजील इस्लाम ने सपा के प्रतिनिधि मंडल से मिलना भी मुनासिब न समझा और प्रतिनिधि मंडल को बिना मिले ही वापस लौट कर आना पड़ा। सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलने के बाद करीब 20 दिन बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज बरेली पहुंचा और उसने वहां पर जाकर जांच पड़ताल की। इसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल शहजील इस्लाम के आवास पे पहुंचा, जहां पर शहजील इस्लाम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। दरअसल पिछले लंबे समय से ये देखने में मिल रहा है कि मुस्लिम लीडर लगातार सपा से खफा हैं। दरअसल शहजील इस्लाम की नाराजगी बता रही है कि उन्हें भी समाजवादी पार्टी की चुप्पी चुभने लगी है, क्योंकि शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर 6 अप्रैल को बुलडोजर चला था, लेकिन तब कोई सपा का नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा। और अब 20 दिन बाद जब संजय लाठा और कमला अख्तर समेत 12 लोगों का डेलीगेशन उसी जगह पहुंचा जब पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था, तो शहजील इस्लाम उनसे मिलने भी नहीं आए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा डेलीगेशन काफी देर तक शहजील इस्लाम का इंतजार करता रहा। कुछ नेताओं ने फोन पर भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जब शहजील नहीं आए तो सपा डेलीगेशन सर्किट हाउस लौट आया और वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे की सरकार पर पहले हमला बोला और फिर बैरंग होकर वापस लौट आया। उसमें कोई कानून कायदे नहीं है। 190-95 कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, बीडीए के अधिकारियों की रिश्वत लेके चलाई जा रही। 80% पेट्रोल पंप की अभी तक कंपाउंडिंग नक्शे पास में दूसरी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई मुस्लिम नेताओं का समाजवादी पार्टी से वो भंग हो चुका है, क्योंकि बैक टू बैक 2 घटनाएं हुई है। शहजील इस्लाम से पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए थे, लेकिन आजम ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। और अब शहजील इस्लाम वाला चैप्टर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे हैं कि वो मुस्लिम नेताओं पर हो रहे सरकारी एक्शन पर खामोश रहे, क्योंकि आजम खान पिछले 26 महीने से जेल में बंद है। अखिलेश यादव एक बार छोड़ दूसरी बार उनसे जेल में मिलने नहीं पहुंचे। खुद आजम खान के कुर्बे ने ये आरोप लगाए हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब चुनाव के दौरान भाजपा आजम खान पर माफिया और अपराधी जैसे तीर चला रही थी, तो अखिलेश ने एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया। और यही सब शहजील इस्लाम के मामले में भी है, क्योंकि पीटीए ने अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चलाया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने विधायक के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। और अब मुद्दे की बात यह है कि क्या शहजील इस्लाम आजम खान की तरह सपा से दूरी बना लेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक दल आजम खान को अपने पाले में लाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। कोई उन्हें ऑफर दे रहा है तो कोई मुलाकात कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर ये बगावत यही नहीं रुकी तो समाजवादी पार्टी से एक बड़ा वोट टूट जाएगा, जिसका असर 24 में दिखाई देगा। बरेली से एबीपी गंगा के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं लाउड स्पीकर के लास्ट चैप्टर की, जिसका शोर अब थमता नजर आ रहा है। दरअसल पूरे राज्य में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से 125 लाउड स्पीकर खुद उतरवाए, तो प्रदेश भर में 17,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा चुकी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बड़े धर्मस्थलों के प्रबंधकों ने खुद ही अपने यहां से लाउड स्पीकर उतार दिए या फिर उसकी आवाज कम कर दी। लाउड स्पीकर पर थमेगा घमासान, न बजेगी हनुमान चालीसा और न अजान। धार्मिक स्थल पर नहीं चलेगा शो, योगी ने थामी लाउड स्पीकर की जोर। भोंपू पर भक्ति वाली शक्ति को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी है। महाराष्ट्र में महाभारत हो रही है, कोई अजान बजाने की बात कह रहा है तो कोई हनुमान चालीसा। लेकिन यूपी में सीएम योगी के एक एक्शन ने लाउड स्पीकर का पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया, क्योंकि सीएम योगी ने धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे लाउड स्पीकर्स को हटाने को लेकर 30 अप्रैल की मोहलत दे दी थी। लेकिन मोहलत खत्म होने से पहले ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरने लगे। लाउड स्पीकर वाली सख्ती का असर न सिर्फ मंदिरों बल्कि मस्जिदों में भी दिख रहा है, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज की जामा मस्जिद में पहले 6 बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए थे, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद 4 लाउड स्पीकर को हटा दिया और जो 2 लाउड स्पीकर बचे हैं उनका वॉल्यूम न सिर्फ कम कर दिया गया है बल्कि उन्हें छत से उतारकर मस्जिद की पहली मंजिल पर लगा दिया है ताकि अजान की आवाज बाहर न जाए। और बड़ी बात यह है कि फैसला खुद मस्जिद कमेटी ने लिया है। ये जामा मस्जिद है, यहाँ 6 लाउड स्पीकर लगे थे, अब हटा दिए गए हैं, अब 2 लगे हैं। आवाज़ भी कम कर दी गई है ताकि लोगों की दिक्कत न हो, ताकि कोई कार्रवाई न हो, अपने से पहल किया गया है। हर शहर के चौक इलाके में जामा मस्जिद स्थित है। कल तक यहाँ मस्जिद की छत पर 6 लाउड स्पीकर लगा करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील, उनके निर्देश के बाद यहाँ की मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने 4 स्पीकर को हटा दिया है। मस्जिद में अब सिर्फ 2 स्पीकर ही बचे हुए हैं। इन दोनों स्पीकरों का वॉल्यूम भी काफ़ी कम कर दिया गया है। इसके साथ साथ इनकी दिशा भी बदल दी गई है और जो मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो किसी सरकारी कार्रवाई का इंतजार उन्होंने नहीं किया, बल्कि खुद ही पहल की और सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आएंगे वो उसका पालन इसी तरह से करते रहेंगे। लाउड स्पीकर से सौहार्द वाला संदेश प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भी देखने को मिला, जहाँ रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ भी सीएम योगी के आदेश का पालन करते हुए मंदिर के लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम कर दिया गया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत सही है, सराहनीय है, क्योंकि एक इससे तो आहत नहीं होगी किसी की भावनाएं। और दूसरी बात, आज हम देखते हैं घरों में भी अगर हम पूजा करते हैं, माताएं बहनें करते हैं और कोई सो रहा बगल कमरे में, तो वो मना कर देगा कि इतने ज़ोर से घंटियाँ मत बजाओ। और लाउड स्पीकर ऐसे हो गए कि हमारे ये जो धर्म के प्रेरणा देने का कार्य करते थे, आज शक्ति प्रदर्शन का कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं योगी मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत सराहनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाए जाने को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसका यहाँ पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। जो लाउड स्पीकर के वॉल्यूम थे उन्हें इतना कम कर दिया गया है कि मंदिर परिसर के बाहर अब कतई आवाज नहीं जाती है। मतलब वाराणसी हो या प्रयागराज या फिर मुजफ्फरनगर, हर जगह लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। हर जगह से धार्मिक सौहार्द के संदेश दिए जा रहे हैं। वाराणसी के महावीर मंदिर से सभी लाउड स्पीकर उतार दिए गए। अब भक्त बगैर लाउड स्पीकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर विवाद और इसके साथ ही हनुमान चालीसा, और अगर बात करें तो अजान को लेकर जो विवाद सामने आया, उसके बाद सरकार का आदेश, और इस आदेश के बाद काशी से बड़ी पहल महावीर मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर से ये लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। और जो हनुमान चालीसा गाने वाले भक्त हैं उनका ये संकल्प है कि अब इन लाउड स्पीकर से नहीं, बल्कि जब अपने मुख से हम पाठ करेंगे तो उस पाठ का एक अलग संदेश जाएगा। गौरतलब है कि जब महाराष्ट्र के ठाणे में लाउड स्पीकर की लड़ाई काशी पहुंची तो वो फैलते फैलते कासगंज और अलीगढ़ जैसे शहरों में पहुंच गई। कोई 21 लाउड स्पीकर की सलामी देने की बात कह रहा था
तो कोई 42। लेकिन सीएम योगी के एक्शन ने साफ कर दिया कि भोंपू पर भक्ति की शक्ति को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ये इसी का असर है कि अब तक 125 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई। इसके अलावा त्योहारों को देखते हुए 37,344 धर्मगुरुओं से प्रशासन ने बात की है ताकि धार्मिक आयोजन के नाम पर कोई शोर शराबा न हो। संबंध में शासन की तरफ से आदेश निर्गत हुए हैं कि एक पर्टिकुलर डेसिबल तक ही चीज़ें चल सकती हैं और इसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं, उसके तहत ही कार्रवाई हो रही है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। सभी वर्ग के लोग और सभी पूजा स्थलों से चीज़ें या तो उतारी जा रही हैं या उसके वॉल्यूम कम किए जा रहे हैं, नंबर भी कम किए जा रहे हैं। आदेश यही है कि जिस प्रेमिसेस में है उसके बियॉन्ड आवाज़ न जाए। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर सख्ती ऐसे वक्त में हुई है जब अलविदा की नमाज होने वाली है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा और तनावपूर्ण घटनाओं को देख योगी सरकार पहले अलर्ट मोड पर है। शांति बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा के लिए आयोजक से शपथ पत्र लेने और धार्मिक स्थलों पर नियमों का पालन कराए जाने के आदेश दिए हैं। मतलब लाउड स्पीकर को लेकर भी कोई भी हुड़दंग अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन के साथ नीतीश पांडे की रिपोर्ट। किसी भी लोकतंत्र में जवाबदेही, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सबसे अहम होती है। ये जरूरी है जनता के चुने हुए नुमाइंदे सार्वजनिक जीवन में आदर्श आचार संहिता की मिसाल पेश करें। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के लिए जिस आचार संहिता पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा जोर दिया वो नियमों की फाइल में पहले से मौजूद है, लेकिन इसे खुद पर लागू करने की पहल कम ही सरकारों और उनके मंत्रियों ने की। अब योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग उन्हें मंजूर नहीं और इसके लिए मंत्रियों को भी पारदर्शी जीवन जीना होगा, जिसकी शुरुआत संपत्ति के हिसाब से हुई। सीएम योगी का फरमान, मंत्रियों को देना होगा संपत्ति प्रमाण। भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, पोर्टल पर दिखेगा वही खाता। जब से सीएम योगी ने सूबे के मुखिया की दोबारा शपथ ली है, तब से सीएम योगी धुआंधार एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी के एक्शन ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने मंत्रियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि सीएम योगी ने फरमान सुनाया है कि सभी मंत्री अगले 3 महीने के अंदर अपनी और अपने परिवार के सभी सदस्यों की चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे दें। मतलब मंत्रियों को न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी और बहू सभी की संपत्ति का हिसाब पोर्टल पर देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नियम आईएएस और आईपीएस पर भी लागू होगा। मंत्रियों को यह निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि सभी मंत्री अपनी खुद की और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो संपत्ति है उसका विवरण सार्वजनिक करें। केवल मंत्रियों के लिए ही नहीं बल्कि जो आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, पीसीएस अफसर हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। भाजपा सीएम योगी के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, क्योंकि अब तक किसी भी सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया। हम लोग के साथ साथ अधिकारियों को भी वो निर्देशित किए हैं कि जो आईएएस अधिकारी हों, पीसीएस हों, आईपीएस हों, सबको अपने चल अचल संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इससे एक बहुत ही एक विश्वसनीयता एक समाज में जाएगी। सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को, सभी सांसदों को अपनी आय का प्रतिवर्ष होना चाहिए। माननीय मंत्रियों का ही नहीं होना चाहिए, सभी मंत्रियों के लिए क्या है और बहुत अच्छी पहल है। एक निश्चित मानक प्रारूप भी दिया गया कि किस तरीके से अपनी संपत्तियों का, अपने और अपने परिवार का। ये पहली बार होगा जब मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी एक वेबसाइट पर होगी। मतलब किसी मंत्री ने किस महीने कितने रुपए कमाए, किस सोर्स से कमाए, किसकी संपत्ति कितनी बढ़ी, किसकी घटी, ये सब अब आसानी से देखा जा सकेगा। जानकार सीएम योगी के इस कदम को जीरो टॉलरेंस के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर आरोप लगते हैं कि फला मंत्री ने इतने की संपत्ति बना ली, लेकिन अब हर चीज का हिसाब होगा और योगी की क्लास में होगा। इसी के साथ ही सीएम योगी ने
सभी मंडलों के मंत्री समूहों का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वाराणसी मंडल, तो वहीं सूर्य प्रताप शाही को मेरठ मंडल, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को बरेली मंडल, भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल को बस्ती मंडल, तो वहीं संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी मिली है। ये सभी मंत्री शनिवार और रविवार को अपने अपने मंडल का दौरा करेंगे और इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 15 मई से पहले सभी मंत्रियों को जो जिलों में जाकर रिपोर्ट लेनी है वो रिपोर्ट लाकर उनको देने को कहा है। जाहिर सी बात है, जब मंत्री क्षेत्रों में जाएंगे, अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां मंडलों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस जिले में क्या कुछ समस्या है इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस जिले के विकास का एक नया खाका खींचा जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें संपत्ति के ब्यौरे पर है, क्योंकि अब तक नेता सिर्फ चुनाव के दौरान, नामांकन भरने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते रहे। लेकिन अब यूपी में हर मंत्री को, हर अफसर को अपनी पूरी कमाई का बही खाता सूबे के मुखिया को देना होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये ब्यौरा सिर्फ एक बार देना होगा या फिर हर महीने इसे अपडेट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बात बाउंसर का किलर पंच, पब पर पाबंदी कब? क्योंकि अगर आप नोएडा में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों और पब जाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हजारों रुपए हड़पने वाले पब में मौत के सौदागर बैठे हैं, जो चंद रुपयों के विवाद में जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ ब्रजेश राय के साथ, जो नोएडा के गार्डन गैलेरिया में पार्टी करने गया था। बिल को लेकर विवाद हुआ तो बाउंसर ने पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रात का अंधेरा, पार्टी की चकाचौंध, शाम, जाम और कत्ल। पब में मौत का पंच। ये नोएडा है, हजारों युवाओं की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला शहर। बड़ी बड़ी इमारतों में, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने वाले जब शाम को दफ्तर से निकलते हैं तो ये शहर पार्टियों की चकाचौंध में डूब जाता है। तेज साउंड, रंग बिरंगी लाइट्स और जाम के नशे में झूमते युवा। ऐसे कई बार और पब नोएडा के अलग अलग हिस्सों में बने हैं, लेकिन जहां जिंदगी जीने पहुंचते हैं युवा, अगर वहीं जान पर भारी पड़ जाए तो। नोएडा के हाई प्रोफाइल मॉल गार्डन गैलेरिया में ऐसी पार्टी चल रही थी। अलग अलग पब में तेज साउंड पर जाम गटका जा रहा था। लास्ट लेमन पब में महफिल सजी हुई थी, एक के बाद एक जाम के घूंट, और हर घूंट के बाद बदल रहा था माहौल। रात के 11 बज चुके थे और अचानक लास्ट लेमन पब के अंदर हंगामा होने लगा। पब में आए ब्रजेश राय नाम के शख्स से पब कर्मचारियों का विवाद हो गया था, जिसे सुलझाने के लिए बाउंसर्स को भेजा गया था। लेकिन ये बाउंसर ब्रजेश पर टूट पड़े थे और एक एक कर सब बाउंसर एक साथ हो गए और ब्रजेश अकेला, और फिर बेरहमी से ब्रजेश को मारा जाता रहा। मैं इस वक्त नोएडा के गार्डन गैलेरिया के बाहर खड़ा हुआ हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वही पब और रेस्टोरेंट है लॉस्ट लेमन, जहां पे कल देर रात घटना हुई, जिसमें अगर बात करें तो ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अगर बात करें तो कल एक कंपनी की तरफ से कई सारे लोग यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए थे, उसके बाद बिल को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें अगर बात करें तो लॉस्ट लेमन के बाउंसर और स्टाफ ने मिल करके ब्रजेश राय नाम के युवक को इतना पीटा कि उसको मौत हो गई। अगर उसको जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ब्रजेश को पीट कर अधमरा कर दिया गया था और उसके बाद उसे पब से बाहर फेंक दिया गया, जिसके बाद ब्रजेश के साथी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक ब्रजेश की मौत हो गई थी, जिसके बाद मच गया हड़कंप।
अगर बात करें तो नोएडा के सेक्टर 39 में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लॉस्ट लेमन के तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया गया है और लॉस्ट लेमन के ही 8 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी कर रही है। चूंकि अगर बात करें तो अभी ब्रजेश राय का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फाइनल एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जब्त सीसीटीवी हैं, जो जब्त सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी छानबीन की जा रही है। उसमें भी शिनाख्त की जा रही है कि कौन कौन से लोग मारपीट में शामिल रहे हैं, उनको भी पहचान करके हिरासत में लिया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। बिहार का रहने वाला था ब्रजेश, नोएडा में रहता था ब्रजेश राय। साथियों के साथ लॉस्ट लेमन पब में गया था। पार्टी के दौरान बाउंसर ने दिया था वारदात को अंजाम। नोएडा की घटना, वहाँ के एडिशनल एसपी ने सभी चैनलों को, एडिशनल डीसीपी ने बाइट दे रखा है कि बार के अंदर आपस में पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ था और उसमें सीसीटीवी कवरेज मिल गया है।